अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सारे खैरियत से होंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन करने जा रहे हैं और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ये, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। जी हाँ, बिल्कुल। तो बेटा आज हमने आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़नी है और ये बड़ा ही एक फर्स्ट क्लास किस्म का टॉपिक है। एंटीटस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से देख लें, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से देख लें, एमसीक्यूज के लिहाज से देख लें, ये बेस्ट है, ठीक है ना, बेहतरीन है ये, ठीक है ना। तो इसलिए इसको जरा अच्छे से समझिएगा। अभी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है लेकिन दोबारा पढ़ रहे हैं, मतलब इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और फर्स्ट चैप्टर से इस दफा ज्यादा जो चांसेस हैं या तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के हैं या आयोनाइजेशन एनर्जी के, तो इसलिए जरा चलो इसको पढ़ते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ते आ रहे हैं कब से। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ अ गैसियस एटम। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट या वेरल शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट विल बी कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास सोडियम है, ये एक एटम है, मैं इससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहता हूं और इलेक्ट्रॉन रिमूव करके फिर सोडियम किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, Na+ में, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी है तो उसको हम पॉजिटिव चार्ज से शो करेंगे। अब इस प्रोसेस को करवाने के लिए सोडियम एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मुझे एनर्जी चाहिए, ठीक है ना, जो मुझे एनर्जी चाहिए दैट विल बी कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। और फॉर एग्जांपल सोडियम से निकालने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए 496 किलो जूल पर मोल, मतलब एक मोल सोडियम से अगर मैंने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो 496 किलो जूल पर मोल मुझे एनर्जी चाहिए। मतलब चाहिए का मतलब प्लस में साइन होगा, ठीक है ना। एक चीज याद रखिएगा कि बेटे जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, जिसे मैं आई से शो कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू हमेशा 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 एंडोथर्मिक होती है। मतलब इसकी वैल्यू आपको हमेशा पॉजिटिव है, क्योंकि ये हमें एनर्जी देना पड़ती है और जब हम एनर्जी किसी सिस्टम को देते हैं द वैल्यू विल बी पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव होगी, एंडोथर्मिक होगी, एक चीज होगी क्लियर, ठीक है ना। अब एनर्जी देना ही क्यों पड़ती है इसको समझते हैं सोडियम के ही एग्जांपल से या किसी भी एक एटम के एग्जांपल से। मान लिया मेरे पास कोई भी एटम है और उसका जाहिर सी बात है न्यूक्लियस होगा और उस न्यूक्लियस के ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसके अंदर है प्रोटॉन। और मान लिया उसका कोई भी ये शेल है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम की बात कर लेते हैं, और ये उसका है इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे न्यूक्लियस है पहलवान और इलेक्ट्रॉन है एक मेरे जैसा बंदा, जिसको छुड़वाना है आपने। अगर देखो अब है ये कि ये जो न्यूक्लियस है इसने कुछ फोर्सेस के साथ इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा है। समझ आती है ना बात, मतलब पहलवान है, उसने बंदा पकड़ के रखा हो और वो बंदा कौन है, इलेक्ट्रॉन। ओके, अब अगर मैं चाहता हूं कि इस एटम से ये वाला जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है यहां से मैं निकाल लूं और इसको बाहर करूं, तो ऐसे कैसे बाहर हो जाएगा भाई? उस पे न्यूक्लियस अट्रैक्शन लगा के बैठा नहीं हुआ, वो जाने देगा ऐसे? नो, कभी नहीं। तो पहलवान से बंदा छुड़वाना है तो मुझे यहाँ पे क्या देना पड़ेगी, कुछ ना कुछ एनर्जी। जब मैं कुछ ना कुछ एनर्जी लगाऊंगा, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दूंगा, ठीक है, और फिर ये इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी लेकर न्यूक्लियस की फोर्सेस को तोड़ के बाहर निकलेगा। जो एनर्जी बेटे मुझे यहाँ पे देना पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के दरमियान फोर्सेस को खत्म करने के लिए ताकि ये इलेक्ट्रॉन निकल सके, दैट विल बी कॉल्ड एज, दैट एनर्जी विल बी कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। उसे हम बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये तो हमेशा देना पड़ेगी, ऐसा तो नहीं हम जाएंगे रिक्वेस्ट करेंगे स्माइल पास करेंगे और न्यूक्लियस पिघल जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे मैं पिघल गया और ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। नो, पॉसिबल नहीं। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस से हमें छुड़वाना है तो पहले हमें एनर्जी लगाना पड़ेगी ताकि इनके दरमियान फोर्सेस टूटे और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकले और फिर हम बोले कि इस चीज़ की क्या होगी है, आयोनाइजेशन। तो मतलब किसी भी एटम से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं आपको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगी और दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि हमें एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए, दैट विल बी कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब मान लिया सोडियम एटम है, उसमें से मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देना पड़ती है, जो मसला लगाना पड़ता है, दैट इज 496 किलो जूल पर मोल। ये बात समझ में आती है? ओके, तो दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, अब ऐसा है, चलो ये तो समझ में आ गया होगा ना। ओके, इसको मैं रेज कर लूं। अब ऐसा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी हर इलेक्ट्रॉन के लिए डिफरेंट है। मतलब देखो, मान लिया मैं आपके पास कहता हूँ मेरे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम होता है 282, मतलब उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में 8 हैं और तीसरे शेल में 2, मतलब टोटल 12 होता है मैग्नीशियम का होता है।
तो अगर मैग्नीशियम से मैं पहला इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ, मतलब द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मैग्नीशियम इज कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे कुछ टर्म यूज होंगी। पहली टर्म यहाँ पे क्या है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब वो एनर्जी जो कि मुझे चाहिए टू रिमूव द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, रिमूव द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पे कोई टर्म होगी आपके पास सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब वो एनर्जी जो मुझे पहला निकालने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, मतलब द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू मूव द सेकंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। जब सेकंड इलेक्ट्रॉन की हम बात करेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। जब थर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है ना। कैसे, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम से जब मैं पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करता हूं तो मैग्नीशियम बन जाता है Mg+, बनना चाहिए उसे। अब बेटा इस काम को करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो है 738 किलो जूल पर मोल। मतलब मैग्नीशियम से मुझे पहला इलेक्ट्रॉन जब निकालना है तो दैट विल बी कॉल्ड एज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और उसकी वैल्यू है ये। ओके, समझ आ गया। लेकिन जब मैं मैग्नीशियम से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूंगा, जाहिर सी बात है दूसरा अब इसी से निकलेगा, एक तो निकाल चुके, अब ये Mg+ बन चुका है। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन बेटे जब मैं इससे निकालना चाहूंगा तो मैग्नीशियम पे एक और पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, मैग्नीशियम जो पहले +1 था अब +2 हो जाएगा। लेकिन बेटे अब जो एनर्जी आपको चाहिए वो पहले से ज्यादा है, मतलब 738 में काम चल गया, वहां पे इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब 738 एनर्जी में इलेक्ट्रॉन निकलने वाला नहीं है। अब जो एनर्जी चाहिए वो आपके पास तकरीबन 1451 किलो जूल पर मोल है। तो ये जो सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी चाहिए थी, इसको मैं लिख रहा हूँ सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, अभी बताया। और जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी चाहिए थी उसको मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, अभी को बताया था। तो मतलब यहाँ पे मेरे ज़हन में एक क्वेश्चन आता है कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट से ज्यादा क्यों है, और यही इंपॉर्टेंट 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन क्या आता है आपके पास कि व्हाई, ज़हन में सवाल क्या आता है कि व्हाई सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन, ये हमेशा ज्यादा होती है ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। क्यों समझते हैं, मैग्नीशियम की एग्जांपल से समझते हैं। चलो जी, मैग्नीशियम होता था 12, पहले शेल में 2, अगले शेल में 8 और उससे अगले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। चलो मैग्नीशियम ड्रा करने जा रहे हैं भाई। ये मैग्नीशियम का हो गया न्यूक्लियस, उसके अंदर है 12 प्रोटॉन, जाहिर सी बात है जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। ये मैग्नीशियम का पहला शेल, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। ये मैग्नीशियम का दूसरा शेल, उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन। और ये मैग्नीशियम का तीसरा शेल, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, ये हमारा मैग्नीशियम है। ओके, अच्छा कुछ फोर्सेस हैं इस न्यूक्लियस की, इस इलेक्ट्रॉन पे। अब मैंने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, मैं इसको अलग-अलग करके लिख देता हूँ ऐसे। मतलब मान लिया मैंने इनमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कोई मसला नहीं, मैंने क्या किया, मैंने कुछ एनर्जी दी इस इलेक्ट्रॉन को। वो कितनी थी, वो थी 738 किलो जूल। तो मैंने इसकी इतनी एनर्जी दी तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया मेरा बच्चा, ये लो इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब मैग्नीशियम है ये नहीं, अब ये बन चुका है Mg+1। इसका साइज उतना ही रहेगा। अभी तो लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया कि आयन जब बन जाती है कोई चीज उसका साइज कम हो जाता है। उसकी रीजन कि देखो जब तक ये मैग्नीशियम था, मतलब ये इलेक्ट्रॉन अभी अंदर ही है, जब तक ये मैग्नीशियम था, जब मैं मैग्नीशियम की बात करता हूँ उसके पास 12 प्रोटॉन थे, 12 ही इलेक्ट्रॉन थे, मामला मैनेज थे। मैंने कुछ एनर्जी दी और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया। अब ये मैग्नीशियम के अंदर क्या केस हो चुका है, अब ये Mg नहीं रहा, Mg+ बन चुका है। और इसके अंदर आपके पास कितने प्रोटॉन हैं, 12 ही प्रोटॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11। तो कौन पावरफुल है यहाँ पे, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन। सारी सी बात है न्यूक्लियस। बेटे न्यूक्लियस क्या करेगा, जो बाकी इलेक्ट्रॉन बच के उनको ज्यादा फोर्सेस से अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि अब ये मैग्नीशियम नहीं रहा बल्कि ये Mg+1 बन चुका है। ठीक है ना, मतलब अब न्यूक्लियस की फोर्सेस बढ़ चुकी हैं ज्यादा, न्यूक्लियस पावरफुल हो चुका है। समझ आ गई मेरी बात। और बेटे न्यूक्लियस के पावरफुल होने की वजह से जब पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करके Mg+ बनेगा तो साइज उसका कम हो जाएगा एटम का।
मतलब जो पहले आपको शायद यहाँ पे दिख रहे हैं वे भी अब वो यहाँ पे नहीं होंगे, क्योंकि न्यूक्लियस उनको अब ज़्यादा पावरफुल होने की वजह से अपनी तरफ खींच लेगा। मतलब वही जो मैग्नीशियम पहले यहाँ पे जाके ख़त्म हो रहा था, अब न्यूक्लियस पावर होने की वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन और करीब चलेंगे न्यूक्लियस के, ये 8 इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जाम्पल और करीब चलेंगे न्यूक्लियस के, और जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन था वो भी और करीब। मतलब जब Mg+ बन जाएगा तो न्यूक्लियर फोर्सेस ज़्यादा हो जाएंगी, या फिर कह लें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये और करीब चला गया। ठीक है ना, पहले केस में क्या था, मैग्नीशियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, जितनी एनर्जी देनी थी दे, ओके दैट्स इट। लेकिन अब Mg+ जब बन गया, अब उसको देखते हैं ना। Mg+ ये है जिसमें इलेक्ट्रॉन दूर दूर नहीं है, अब और करीब हो चुके हैं, न्यूक्लियस पावरफुल हो चुका है, मतलब अब वो ज़्यादा पावर से इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के बैठा है, पहलवान ताकतवर हो चुका है। अब उसे बंदा चलाना आसान है कि मुश्किल, और मुश्किल हो गया। ठीक है ना, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकल गया था, ओके वो Mg से निकला था, अब जो इलेक्ट्रॉन निकालना है दूसरा वो Mg से नहीं, Mg+ से निकालना है। यहाँ पे न्यूक्लियस पावरफुल है, तो मैंने बेटा आपका क्या ख्याल है 738 में एनर्जी लगेगी? नहीं बेटे, अब एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगी। अब इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए फॉर एग्जांपल मुझे 1451 एनर्जी देना पड़ती है, फिर जाके ये सेकंड इलेक्ट्रॉन निकलता है। समझ आई मेरी बात? तो यही वजह है कि जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो ग्रेटर है थर्ड से। ठीक है ना, ये बात समझ में बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके पास। अच्छा जी, अब मैंने कोई एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल एमसीक्यू एंट्रेंस में से एमसीक्यू आते हैं, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम +1 है, एल्यूमिनियम +2 है और एल्यूमिनियम +3 है। बताएं किसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है? किस में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना सबसे मुश्किल है? अदर वर्ड्स बट डेफिनेटली सी बात है एल्यूमिनियम +3, क्योंकि इसका साइज सबसे कम होगा, इसके अंदर फोर्सेस सबसे ज़्यादा होंगी, इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना सबसे मुश्किल होगा। ठीक है ना, तो आपने बस इस चीज़ को ज़हन में रखना, इस कॉन्सेप्ट को ज़हन में रखना है। ओके हो गया जी। तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है फर्स्ट से, सिमिलरली थर्ड आएगी, थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होगा तो उसके लिए और ज़्यादा फोर्सेस चाहिए, और ज़्यादा मतलब एनर्जी चाहिए। तो मतलब अगर मैं लिख दूँ आपके पास ऐसा है कि थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी अगर आ जाए वो ज़्यादा होगी, सेकंड से सेकंड आ जाए तो ज़्यादा होगी, फर्स्ट से फोर्थ आ जाए तो वो ज़्यादा होगी थर्ड से, एंड सो ऑन चलता जाएगा। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता जाएगा उतना इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता जाएगा और आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डेफिनेट सी बात है ज़्यादा होती चली जाएगी। आई थिंक ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब ट्रेंड की बात करते हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा समझने वाला ज़रूर है, लेकिन अगर आपको रेडियस वाला लेक्चर आपने सुना है तो रेडियस से आपको ये बड़े अच्छे तरीके से फोर्सेस वाला मामला समझ में आ जाता है। चलो जी, अब ट्रेंड डिस्कस करते हैं। ट्रेंड देखो, मैं एक सिंपल सा टेबल कह रहे हैं या फिर एक ऐसे ही बताता हूँ, आगे हमने टॉपिक और भी पढ़ने हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लाइक इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, सबका ट्रेंड एक ही दफ़ा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखो याद रखना, चाहे आयनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है, चाहे वो आयनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, बेटे लेफ्ट राइट जब भी मूव करेंगे उनकी वैल्यू इंक्रीज होगी। ट्रेंड याद रखो, ठीक है। और चाहे वो आयनाइजेशन एनर्जी है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है, तो आपको बॉटम जब भी मूव करेंगे बेटे उनकी वैल्यू डिक्रीज होगी। ये ट्रेंड अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं करना, अभी इतना समझ लो, याद नहीं पर अभी हम आयनाइजेशन एनर्जी रहे हैं, एक्सप्लेन मैं उसी को करूँगा, लेकिन सारा एक्सप्लेन हो जाता है, आप देखिएगा। तो मतलब लेफ्ट टू राइट आपके पास क्या हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है, टॉप टू बॉटम कम हो रही है। अच्छा, क्यों बढ़ रही है बेटे? देखो आयनाइजेशन एनर्जी क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, ऐसे ही है ना, जितना पहलवान न्यूक्लियस ताकतवर होगा उतनी ज़्यादा फोर्सेस लगाएगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल है, मतलब थोड़ा सारा फोर्सेस, क्या फोर्सेस अगर ज़्यादा होंगी तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल होगा, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। चलो पुरानी बातें याद करवाता हूँ, जब हम लेफ्ट राइट मूव करते हैं, जब हम लेफ्ट राइट मूव करते हैं तो आपके पास आपको याद है कि एटम का साइज क्या होता है, एटम का साइज कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि जब हम लेफ्ट राइट मूव करते हैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से आपके पास फोर्सेस बढ़ जाती हैं, उनका क्या नाम था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। पहले ये तो देखें लेफ्ट राइट हो क्या रहा है,
लेफ्ट राइट साइज कम हो रहा है, उसकी वजह क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ज़्यादा हो रहे हैं। ओके, समझ आ रही मेरी बात? अच्छा बेटा मुझे एक चीज़ बताओ, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ज़्यादा होंगी मतलब जो न्यूक्लियस है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा फोर्स से खींचेगा, तो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होगा कि मुश्किल? डेफिनेट सी बात है मुश्किल होगा। तो एनर्जी ज़्यादा लगेगी कि कम? एनर्जी ज़्यादा लगेगी। मतलब जब हम लेफ्ट राइट मूव करते हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बढ़ती हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बढ़ने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाती है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस और आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिमिलरली न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से भी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि बढ़ गया न्यूक्लियस, पावरफुल हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल, मतलब एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगी। और बेटा साइज कम हो गया, साइज कम होने का क्या मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस न्यूक्लियस के करीब हो गया। करीब होने का क्या मतलब है, करीब होने का मतलब न्यूक्लियस ने ज़्यादा फोर्सेस से पकड़ा हुआ है, तो मतलब अगर किसी एटम का साइज कम होगा तो याद रखिएगा मेरा बेटा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। ओके हो गया, बस वो इतने पैराग्राफ लिखे हुए हैं, सारी बातें ये। तो लेफ्ट राइट जाते हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बढ़ती हैं, न्यूक्लियस ज़्यादा फोर्सेस से अट्रैक्ट करता है और साइज कम हो जाता है और वो करीब आ जाते हैं न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को, उसको रिमूव करना मुश्किल हो जाता है, तो एनर्जी ज़्यादा देना पड़ती है, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा हो। क्लियर और डन डन डन, चलो शुक्र है। अच्छा जी, ये तो हो गया लेफ्ट राइट का। टॉप टू बॉटम क्या होता है? ओहो, टॉप टू बॉटम भी तो बताया है, ये मैंने ग्रुप्स की पीरियड्स की बात की है, ठीक है। अब मैं ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ। इधर टॉप टू बॉटम क्या होता है मुझे पता है, मुझे जो पता है, टॉप टू बॉटम जब हम आते हैं एक चीज़ इंक्रीज होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, शेल नंबर, शेल बढ़ता है। मैं एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा, परेशान ना होइएगा। और मैं टॉप टू बॉटम जब मूव करता हूँ एक और चीज़ इंक्रीज होती है, एक तो शेल नंबर इंक्रीज होता है, एक और चीज़ इंक्रीज होती है जिसका नाम क्या है, शील्डिंग इफेक्ट। अब इन दोनों के इंक्रीज होने से क्या होता है, जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूक्लियस होता है उसके दरमियान अट्रैक्शन कम हो जाती है। पहलवान साहब जोर से उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के नहीं रख सकते, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान या मुश्किल? डेफिनेट सी बात है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मेरा बेटा मुश्किल होगा और आसान होगा, सॉरी, ठीक है ना। अब देखिएगा जरा, आपके पास एक फोर्सेस हैं दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। जब हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे, शेल नंबर बढ़ने की वजह से, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस मेरा बेटा क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस अगर बेटे कम होंगी तो डेफिनेट सी बात है आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी। शील्डिंग इफेक्ट अगर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कम होंगी तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी कम होगी। शेल नंबर ज़्यादा होंगे, न्यूक्लियस दूर होगा इलेक्ट्रॉन से या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा तो फोर्सेस कम होंगी, तो डेफिनेट सी बात है आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी कम होगी। ये ट्रेंड्स आप ध्यान में रखें, ये जो लिखा हुआ है आप इसी को स्टेटमेंट्स में डाल सकते हैं। अब मैं आपको ज़रा थोड़ा सा पिक्चर ड्रा करके कुछ बताता हूँ। चलो मान लिया हम ज़रा एक ग्रुप डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास है हालिनी की सबसे पहले हाइड्रोजन है, सोडियम है, चलो हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम, इन तीनों को डिस्कस कर लें। ये ग्रुप है, हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, लिथियम की उससे कम और सोडियम की उससे कम, क्योंकि टॉप टू बॉटम हमने कहा आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है। क्यों? देखो हाइड्रोजन को अगर मैं देखूँ, इसके एक प्रोटॉन है शेल में और ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये कुछ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से कुछ एनर्जी चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। ओके, लेकिन जब मैं लिथियम में आता हूँ, लिथियम में 3 प्रोटॉन तो हो जाते हैं, लेकिन ये पहला शेल और ये दूसरा शेल, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में ये 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन से दूर है क्योंकि एक शेल बढ़ गया है, पहले एक शेल था अब 2 शेल हो चुके हैं। अब ये न्यूक्लियस इतनी आसानी से इस इलेक्ट्रॉन को उतनी फोर्स से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, एक काम, ठीक है ना। मतलब इस न्यूक्लियस की इस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन होगी वीक, तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान है, मतलब एनर्जी कम देना पड़ेगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी, एक काम। दूसरा ये कि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, अंदर वाले शेल वाले इलेक्ट्रॉन, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड करते हैं न्यूक्लियस की फोर्सेस से। अगर न्यूक्लियस को उतनी फोर्स नहीं लगाने देते इस इलेक्ट्रॉन पे, तो इस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर अब कोई ज़्यादा फोर्सेस नहीं है, तो इसको रिमूव करना बड़ा आसान है। इसके लिए थोड़ी सी एनर्जी भी देंगे तो ये रिमूव हो जाएगा, तो इसी वजह से टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रही है। सिमिलरली सोडियम में जाते हैं, पहले 11 प्रोटॉन तो हैं उसके पास, ये पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में
8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन मेरा बेटा ये तीसरा शेल वो दूर है, न्यूक्लियस बड़ा दूर है इस इलेक्ट्रॉन से, तो इतनी फोर्सेस नहीं लग पाती। और वैसे भी तो ये आपको पता है ये भी शील्डिंग इफेक्ट काज करेंगे, इस न्यूक्लियस को ट्रैक्शन नहीं लगाने देंगे। और ये 8 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये भी शील्डिंग इफेक्ट काज करेंगे, ये भी इस न्यूक्लियस को इस इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगाने देंगे। तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ईजी होता जा रहा है क्योंकि फोर्सेस कम होती जा रही है, तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो जाएगी। समझ आ रही? और वैसे भी तो देखो साइज बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियस वैसे ही दूर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस आपस में वैसे ही दूर होते जा रहे हैं, तो टेंशन किस बात की। ओके हो गया? अच्छा ये तो हो गया आपके पास के टॉप टू बॉटम क्या होगा। चलो अब लेफ्ट टू राइट थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ, उसके बाद एक अब नॉर्मल ट्रेंड और फिर अल्लाह हाफिज़। लो जी लेफ्ट टू राइट फॉर एग्जांपल आप ले लेते हैं लिथियम है। ओके, लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, उसके बाद आता है एल्यूमिनियम। चलो इन तीनों की एग्जांपल ले लेते हैं। बेटे लिथियम है, लिथियम का फॉर एग्जांपल ये पहला शेल हो गया, ये दूसरा शेल हो गया, लिथियम का साइज ये। ओके, लेकिन बेटे जब हम बेरिलियम में जाते हैं आपको पता है लेफ्ट राइट साइज डिक्रीज हो रहा है क्योंकि न्यूक्लियर फोर्सेस बढ़ रही हैं। अब देखो बेरिलियम का साइज थोड़ा सा कम है, मतलब बेरिलियम का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर ज़्यादा फोर्सेस हैं इस न्यूक्लियस की एज कम्पेयर टू लिथियम, क्योंकि वो थोड़ा सा दूर है, तो यहाँ पे फोर्सेस ज़्यादा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना एज कम्पेयर टू लिथियम मुश्किल है। ठीक है ना? अब सिमिलरली एल्यूमिनियम पे मैं जाता हूँ अगर, ठीक है ना, एल्यूमिनियम पे अगर मैं जाता हूँ फॉर एग्जांपल, तो एल्यूमिनियम में क्या होगा, साइज और कम हो जाएगा, मतलब लेफ्ट राइट साइज कम हो रहा है, तो इस न्यूक्लियस की इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल होता जा रहा है और आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। समझ आ गई मेरी बात? तो बस इतनी सी बात थी, बेसिकली तो यही है, इसको अच्छी तरीके से आपने कर लेना। ओके, अच्छा अब ना ऐसा है कि अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी के ग्राफ ड्रा करें, मैं अगर फॉर एग्जांपल आपको ग्रुप के अंदर ग्राफ ड्रा करूँ, तो आपको पता है किसी भी मैं ग्रुप की अगर आयनाइजेशन एनर्जी का ग्राफ बनाऊंगा तो वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, ये फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, फॉर एग्जांपल ये लिथियम है, उसकी उससे कम होगी, सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी और कम, फॉर एग्जांपल रुबिडियम है उसकी और कम, और सीज़ियम है तो उसकी सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होगी। चलो ये तो समझ में आता है। ओके, लेकिन बेटे पीरियड्स के अंदर आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, लेकिन दो एबनॉर्मल ट्रेंड, उनको समझ लीजिएगा। बुक में उसका जिक्र नहीं है, सिर्फ ग्राफ के अंदर एक्सप्लेन किया गया, इस वजह से आप उसको समझ लीजिएगा। देखिएगा ज़रा, मैं ग्रुप ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल पहला ग्रुप ले लेता हूँ। आपके पास पहला ग्रुप है लिथियम, फिर आता है बेरिलियम, फिर आता है एल्यूमिनियम, फिर आपके पास डी ऑर्बिटल्स नहीं ले रहा, डी ट्रांजिशन मेटल्स नहीं ले रहा, लिथियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, उसके बाद आता है नाइट्रोजन, उसके बाद आता है ऑक्सीजन, फिर आता है फ्लोरीन और फिर आता है नियॉन। अच्छा बेसिकली इसका ग्राफ होना कैसे चाहिए था, हमने कहा कि लेफ्ट राइट आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होती है, इसका मतलब है नियॉन की आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी, फिर फ्लोरीन की उससे कम, फिर ऑक्सीजन की उससे कम, मतलब इस तरह से चलना चाहिए था। मतलब ये ग्राफ आना चाहिए था कुछ ऐसे, ऐसे आना चाहिए था ना। मतलब क्या होता, लिथियम की सबसे कम होती, बेरिलियम की उससे ज़्यादा होती, एल्यूमिनियम की उससे भी ज़्यादा होती, कार्बन की उससे भी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होती, नाइट्रोजन की उससे भी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होती, ऑक्सीजन की उससे भी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होती, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होती, और नियॉन की तो फिर कोई हिसाब ही नहीं है। तो ग्राफ होना चाहिए था ऐसे, सही बात है, होना भी ऐसे चाहिए था। लेकिन मेरा बेटा दो ग्रुप्स पीरियोडिक टेबल में, एक का नाम है सेकंड है, ये बेरिलियम वाली फैमिली, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे बोरॉन आना है, बोरॉन। अच्छा बेरिलियम वाली फैमिली, और दूसरी मेरे बेटा पीरियोडिक टेबल के अंदर ये 5A, ये जो ऑक्सीजन वाली फैमिली है और नाइट्रोजन वाली, सॉरी, ये बेटे अब नॉर्मल ट्रेंड शो करते हैं, ठीक है ना। मतलब हम सोच तो ये थे कि बेरिलियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो ऐसे होगी इस ट्रेंड में, लेकिन मेरा बेटा देखा ये गया है कि जो बेरिलियम है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू नॉर्मल से कुछ ज़्यादा आती है, नॉर्मल से कुछ ज़्यादा आती है, मतलब होनी इतनी चाहिए थी लेकिन उसकी वैल्यू इतनी नहीं आती बल्कि थोड़ी सी ज़्यादा आती है। चलो इसको मैं कलर चेंज करके पॉइंट आउट कर देता हूँ कि हम सोच रहे थे कि जो आपके पास बेरिलियम है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इतनी होगी, लेकिन वो इतनी नहीं आती बल्कि थोड़ी सी ज़्यादा आती है, मतलब बोरॉन से ज़्यादा आ जाती है। तो ये क्या है, ये क्यों है? एक तो ये अब नॉर्मल बिहेवियर हो गया,
दूसरा नाइट्रोजन पंगा ले रहा है, नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इतनी होनी चाहिए थी, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, फिर ये नॉर्मल ट्रेंड शो कर रहा है कि नाइट्रोजन की जो वैल्यू है वो ज़्यादा आ रही है, ऑक्सीजन से भी ज़्यादा आ रही है, कुछ ऐसे। तो नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा क्यों है ऑक्सीजन से, हालांकि ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से ज़्यादा होनी चाहिए थी। और सिमिलरली बेरिलियम की बोरॉन से ज़्यादा क्यों, हालांकि बोरॉन की बेरिलियम से ज़्यादा होनी चाहिए थी। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एंटी टेस्ट के अंदर एक ट्रेंड है, इसको ज़रा अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। देखो जब मैं बेरिलियम को ड्रा करता हूँ, बेरिलियम क्या होता है, बेरिलियम होता है 4 1s2 2s2, ये देखो यहाँ है आंसर इसका। बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पे हैं, वो s ऑर्बिटल के अंदर है, और s ऑर्बिटल इस टाइम कंप्लीट हो चुका है। याद रखिएगा जब कोई ऑर्बिटल कंप्लीट होता है तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो यही वजह है कि बेरिलियम या पूरे सेकेंड ए की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से है कि उसका s, उसके इलेक्ट्रॉन जब एंड होते हैं तो s ऑर्बिटल के अंदर एंड होते हैं और s कंप्लीट हो चुका होता है, s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो आ चुके हैं, तो कंप्लीट हो चुका है, तो वो स्टेबल है, वो ज़्यादा स्टेबल है। तो जब कोई चीज़ ज़्यादा स्टेबल है मेरे बेटा, अगर मैं इससे अब इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता हूँ तो वो इतनी आसानी से नहीं निकलती, क्योंकि वो एक तो ऑर्बिटल कंप्लीट है। तो मुझे यहाँ पे मतलब नॉर्मल से थोड़ी सी ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी लगाना पड़ेगी। यही वजह है कि बेरिलियम की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है और पूरे सेकंड ए की ऐसे ही होता है। समझ आ गई? ओके, एक चीज़। दूसरा नाइट्रोजन को देखते चलो। नाइट्रोजन होता है 7 1s2 2s2 2px 2py 2pz, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 6 और 7। अब नाइट्रोजन की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो ये देखो, नाइट्रोजन का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है जिसे हम पी कहते हैं मेरे बेटा, वो आपके पास कैसा है, जरा देखो गौर से, वो बेटे हाफ फील्ड है। कैसा है? हाफ फील्ड है। और याद रखना दो कंडीशन में ऑर्बिटल स्टेबल होते हैं, या वो हाफ फील्ड हो या फिर कंप्लीटली फील्ड हो, ठीक है ना, कंप्लीट हो। तो इस केस में भी ये स्टेबल है, मतलब नाइट्रोजन से भी ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए नॉर्मल से थोड़ी एक्स्ट्रा आयोनाइजेशन एनर्जी लगाना पड़ेगी। तो इसी वजह से नाइट्रोजन भी थोड़ा फिर ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी शो करता है। तो ये दो नॉर्मल ट्रेंड है कि आपके पास जो सेकेंडरी ऑर्बिटल है वो ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी शो करता है थर्ड ए से। उसकी रीज़न है उसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उसकी रीज़न है उसकी कंप्लीट शेल या ऑर्बिटल कह लें ज़्यादा बेहतर, ठीक है। और नाइट्रोजन मतलब जो 5a है वो 6a से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी शो करता है। उसकी रीज़न है उसके हाफ फील्ड ऑर्बिटल। ये एंटी टेस्ट में बड़े काम आने वाली चीज़ है, बड़े काम आने वाली चीज़ है। परेशान ना हो, लेक्चर लेंथी हो गया, समझ लो, समझना ज़रूरी है। एक बार अच्छा 100 बार दिमाग खपाने से बेहतर है, एक बार दिमाग खपा लो बेहतर होता है। समझ आ गई बात? तो ये मेरा बेटा दो नॉर्मल ट्रेंड है। मैं फिर कह रहा हूँ एंटी टेस्ट के लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट है, मज़ा आता है करने में, बहुत मज़ा आता है, ठीक है ना। चलो एक और काम की चीज़ बता दूँ, एंटी टेस्ट की बात होनी जा रही है। एक चीज़ लिख लो, और वो क्या है कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ z एटॉमिक नंबर और ये स्क्वायर ऑफ n क्या है, n यहाँ पे है नंबर ऑफ शेल्स, ओके, और z क्या है यहाँ पे, z यहाँ पे है एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। मतलब आपसे कुछ भी ऑर्बिटल्स पूछे जा सकते हैं। मतलब मैं आपसे पूछूं कि आपके पास है एल्यूमिनियम, फॉर एग्जांपल आपके पास है बोरॉन, फॉर एग्जांपल आपके पास है कैल्शियम, बताओ इनमें से आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा हो? आ गया सवाल? करें सर, ऐसे तो मुझे याद ही नहीं है वैल्यूज़, क्या करेंगे कैसे करेंगे नहीं पता चलता। तो बेटे एक चीज़ हम सब फाइंड कर सकते हैं, वो है शेल, और एटॉमिक नंबर में पता है, मतलब एल्यूमिनियम का, कैल्शियम का और बोरॉन का। बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है आपके पास कितना 5, इसका कितना होता है 13 और इसका कितना होता है 20। चलो इससे मुझे एक चीज़ समझ आ रही है कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा है? कैल्शियम का। अच्छा चलो इसकी ज़्यादा होगी, अभी हम ये सोच रहे हैं एक चीज़। दूसरी चीज़ सोचो ज़रा, दूसरी क्या? शेल बड़े इंपॉर्टेंट है।
एल्यूमिनियम 13 है, पहले के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन और अगले के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर कितने शेल हुए? टोटल 3। बोरॉन के अंदर 5 है, पहले के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के अंदर 3। शेल कितने हुए यहाँ पे? 2। और कैल्शियम के अंदर हम बात करें, कैल्शियम के पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के अंदर 8, फिर तीसरे के अंदर कितने आएंगे? 8। कितने हो गए? 2 8 10 और फिर 8 18 और अगले जब जाएंगे तो उससे अगले में जाएंगे, मतलब यहाँ पे कितने शेल हैं? 4। ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं शेल के लिहाज से देखूँ कैल्शियम को, कैल्शियम के कितने शेल हैं? 4, मतलब कैल्शियम का शेल नंबर ज़्यादा है, ठीक है, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं Z की बात करूँ, Z स्क्वायर की, तो बेटे उस लिहाज से अगर देखें तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। लेकिन याद रखिएगा अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप शेल नंबर को प्रेफर कर लें। इसको फिर डिस्कस करूँगा मैं, लेकिन अभी नहीं, एंटी टेस्ट सीरीज के अंदर इंशाल्लाह। अभी FSC खत्म हो जाए फिर कोशिश करेंगे एंटी टेस्ट में जाने के लिए। तो मतलब इससे हमें आइडिया मिल जाता है कि किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी अगर हम भूल जाएँ। ये तो बड़ी सिंपल सी एग्जाम्पल थी, आपको कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी हो गया, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, अच्छी तरीके से कीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।